आज हम करेंगे चैप्टर 14 जो कि है डॉक्यूमेंटेशन पॉलिसी कंडीशन पार्ट 2। और इसमें हम पॉलिसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस की बात करेंगे, जिनमें सबसे पहले आता है ग्रेस पीरियड। अब हमें यह पता होना चाहिए ग्रेस पीरियड क्या होता है और कितनी ड्यूरेशन का होता है। ठीक है, अब देखिए कि हर एक इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम भरने के लिए एक ड्यू डेट फिक्स करती है और उस ड्यू डेट के बाद वो कुछ और एक्स्ट्रा टाइम देते हैं कि अगर हमने ड्यू डेट को अपना प्रीमियम नहीं भरा तो कुछ और एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा जिसमें हम अपना प्रीमियम जो है वो भर सकते हैं। ठीक है, और ये जो एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है इसे कहा जाता है ग्रेस पीरियड। यानी कि ग्रेस पीरियड वो टाइम हुआ जिसमें ड्यू डेट के बाद भी हम अपना प्रीमियम जो है वो भर सकते हैं और हमारी पॉलिसी जो है वो नॉर्मली चलती रहेगी। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है कि ये जो ग्रेस पीरियड होता है ये होता है 30 दिन। ठीक है, 30 दिन का रहेगा और जो आपको क्वेश्चन आएगा उसमें 4 ऑप्शंस होंगी। उसमें लिखा होगा 31 डेज, 30 डेज, 1 मंथ, या फिर जो चौथी ऑप्शन है किसी भी नंबर पे आ सकती है, उस पर लिखा होगा 30 डेज और 1 मंथ। आपने वो वाली ऑप्शन को जो है वो क्लिक करना है। ठीक है ना, क्योंकि कई महीनों में जैसे कि फरवरी है उसमें 30 डेज नहीं होते हैं, तो जो 30 डेज और 1 मंथ ये ऑप्शन होगी उस पे आपने क्लिक करना होगा। ठीक है, अच्छा, फिर इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी बनता है कि सपोज कोई इंश्योर्ड है, उसने ड्यू डेट पे अपना प्रीमियम नहीं भरा और ग्रेस पीरियड के दौरान उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या कंपनी उसके फैमिली को क्लेम देगी या फिर नहीं देगी? तो इसका आंसर है उसे या उसके परिवार को क्लेम बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि उसकी जो डेथ है वो ग्रेस पीरियड के विद इन हुई है। ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, जो उसका लास्ट अनपेड प्रीमियम है उसे वो काट लेंगे और बाकी का जो क्लेम है वो उसके परिवार को मिल जाएगा। पर ऐसे ही केस में अगर डेथ जो है वो ग्रेस पीरियड के बाद होती है तो क्लेम मिलने में थोड़ी बहुत परेशानियां आ सकती है। ठीक है, अच्छा, एक और प्रोविजन है जिसमें कि हम कहते हैं कि पॉलिसी को रीइंस्टेट भी किया जा सकता है। अब रीइंस्टेट का मतलब क्या हुआ, देखिए अगर हमने अपना प्रीमियम ग्रेस पीरियड के दौरान भी नहीं भरा, ठीक है, तो हमारी पॉलिसी हो जाती है लैप्स। ठीक है ना, यानी कि हमारी पॉलिसी हो जाती है बंद। पर कंपनीज हमें ये भी फैसिलिटी देती हैं कि हम अपनी लैप्स पॉलिसी को फिर से चला सकते हैं, जिसे कि रीइंस्टेट या फिर रिवाइवल भी कहा जाता है। अच्छा, फिर हम कुछ नॉन फॉरफीचर प्रोविजंस के बारे में बात करेंगे, जो कि 2 है यहाँ पे, एक है जीएसवी और एक है पॉलिसी लोन। अब जीएसवी की फुल फॉर्म होती है गारंटेड सरेंडर वैल्यू। अब देखिए कि जो इंडिया का लॉ है ये फैसिलिटी देता है कि अगर कोई भी पॉलिसी 3 साल तक लगातार चली है, यानी कि हमने अपनी पॉलिसी का 3 साल तक लगातार प्रीमियम भरा है, तो हम अपनी पॉलिसी को विड्रॉ करवा सकते हैं और उसकी हमें एक गारंटेड सरेंडर वैल्यू मिलेगी, और जिसका जो अमाउंट है वो हमने जितना प्रीमियम भरा है 3 साल उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, दूसरा प्रोविजन है पॉलिसी लोन। अब जैसे जीएसवी है उसी तरह से हम अपनी पॉलिसी पर लोन भी ले सकते हैं, पर कंडीशन यही है कि ये 3 साल तक पॉलिसी प्रॉपर वे में चली होनी चाहिए। ठीक है, तो जब हम अपनी पॉलिसी पर लोन लेते हैं तो हमारी जो पॉलिसी है वो इंश्योरर को असाइन हो जाती है, पर बाकी उसमें कोई भी चेंजेस नहीं रहते हैं। और जब हम अपना ये जो लोन है वो वापस कर देते हैं तो हमारी पॉलिसी जो है वो वापस हमें मिल जाती है। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट हम करेंगे कुछ स्पेशल पॉलिसी प्रोविजन एंड एंडोर्समेंट। सो इसके अंडर आता है सबसे पहले नॉमिनेशन। देखिए, जब भी हम पॉलिसी करवाते हैं तो उसमें हम अपने एक नॉमिनी का नाम फिल करते हैं। ठीक है, और जो नॉमिनेशन की जाती है वो इंश्योरेंस एक्ट 1938 के सेक्शन 39 के अंडर की जाती है। इसके अंडर हम अपना जो नॉमिनी है वो एक या एक से ज्यादा भी बना सकते हैं, मतलब हम अपनी पॉलिसी में एक या एक से ज्यादा लोगों को भी अपना नॉमिनी बना सकते हैं। ठीक है, और अगर जो नॉमिनी है वो माइनर है, यानी कि उसकी एज 18 साल से कम है, तो हमें एक अपॉइंटी भी अपॉइंट करना पड़ता है। और अपॉइंटी का जो रोल है वो जब माइनर 18 साल का हो जाता है तो उसका रोल खत्म हो जाता है। ठीक है,
अच्छा, एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि जो नॉमिनी है उसका क्लेम पर अधिकार होगा अगर इंश्योर्ड की डेथ हो जाती है तो, पर अगर इंश्योर्ड ठीक है तब नॉमिनी का पैसे पर कोई भी अधिकार नहीं होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रोविजन है असाइनमेंट। देखिए, अभी हमने लोन की बात की, तो जब हम लोन लेते हैं तो हमारी पॉलिसी जो है वो कंपनी को असाइन हो जाती है, यानी कि इंश्योरर को असाइन हो जाती है। ठीक है, और जब तक हम लोन हमारा चलता रहता है वो इंश्योरर को ही असाइन रहती है, और जब हमारा लोन हम वापस कर देते हैं तो हमें वो पॉलिसी वापस मिल जाती है। पर जब ये असाइनमेंट की जाती है तो पॉलिसी का नॉमिनेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, पॉलिसी वैसे ही चलती रहती है। अब इसी के अंडर जो नेक्स्ट प्रोविजन है वो डुप्लीकेट पॉलिसी का भी है। अब सपोज हमारा पॉलिसी डॉक्यूमेंट, जो ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट था, वो हमसे मिसप्लेस हो गया, गुम हो गया, तो कंपनी हमें थोड़ी बहुत वेरिफिकेशन करने के बाद डुप्लीकेट पॉलिसी बॉन्ड भी इशू कर देती है। अच्छा, नेक्स्ट प्रोविजन है एंडोर्समेंट। तो सबसे पहले तो आपको एंडोर्समेंट का मतलब पता होना चाहिए। एंडोर्समेंट का मतलब होता है चेंजेस। ठीक है, तो जो पॉलिसी होल्डर है वो अपनी पॉलिसी में जो कुछ सर्टेन चेंजेस हैं वो भी कर सकता है, यानी कुछ ऑल्ट्रेशन अगर वो पॉलिसी अपने में करना चाहता है तो वो कर सकता है, पर वही चेंजेस की जा सकती हैं जितना की कंपनी अलाउ करता है। जैसे कि नेम एंड एड्रेस हो गया, फिर कुछ करेक्शंस करना चाहते हैं अपने नाम में, देन अपना जो नॉमिनी है उसको चेंजेस करना चाहते हैं, या एज में कुछ अगर करेक्शंस करवानी है वो करवाई जा सकती हैं। फिर आप अपनी एक पॉलिसी को स्प्लिट करवा के 2 या 2 से ज्यादा करवा सकते हैं। फिर अगर आप अपने प्रीमियम का मोड चेंज करना चाहते हैं तो इस तरह के एंडोर्समेंट आप अपनी पॉलिसी के अंडर करवा सकते हैं। Let's start with the self-examination questions. Question number 1. Under what circumstances would the policyholder need to appoint an appointee? अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जब पॉलिसी होल्डर को एक अपॉइंट करना पड़ता है। तो देखिए, जब पॉलिसी होल्डर अपना नॉमिनी बनाता है किसी को और उस नॉमिनी की एज 18 साल से कम हो, यानी कि नॉमिनी अगर माइनर हो, तो उस केस में अपॉइंटी अपॉइंट करने की आवश्यकता रहती है, और अपॉइंटी का रोल ख़त्म हो जाता है जब वो माइनर 18 साल की एज का हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, दैट नॉमिनी इज़ अ माइनर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज फॉल्स विद रिगार्ड टू नॉमिनेशन। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि नॉमिनेशन की अगर हम बात करें तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। सो स्टेटमेंट्स आर, ऑप्शन ए में दिया गया है, पॉलिसी नॉमिनेशन इज नॉट कैंसल्ड इफ द पॉलिसी इज असाइंड टू द इंश्योरर इन रिटर्न फॉर द लोन। अब इस ऑप्शन में बताया गया है कि जो पॉलिसी की नॉमिनेशन है वो कैंसिल नहीं होती है जब हमने अपनी पॉलिसी पे लोन लिया है और पॉलिसी जो है वो असाइन हो जाती है इंश्योरर को। तो ये बात तो सही है। बी ऑप्शन में कहा गया है कि नॉमिनेशन कैन बी डन एट द टाइम ऑफ पॉलिसी परचेज और सब्सिक्वेंटली। इसका मतलब है कि नॉमिनेशन जब आप पॉलिसी परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तब भी की जा सकती है या फिर आगे भी की जा सकती है। ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी कह रही है नॉमिनेशन कैन बी चेंज्ड बाय मेकिंग एंडोर्समेंट इन द पॉलिसी, कि नॉमिनेशन जो है वो हम चेंज भी कर सकते हैं एंडोर्समेंट के द्वारा। तो ये ऑप्शन भी सही है। अब फॉल्स वाली जो है ढूंढते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, अ नॉमिनी हैज़ फुल राइट ऑन द होल ऑफ द क्लेम, और यही इसकी फॉल्स ऑप्शन है, क्योंकि नॉमिनी का जो फुल राइट है वो नहीं होगा। नॉमिनी का राइट होगा सिर्फ इन द केस ऑफ डेथ, पर अगर पॉलिसी होल्डर जीवित है तो उसका क्लेम पर कोई भी अधिकार नहीं होगा। तो फॉल्स ऑप्शन इज डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in order for policy to acquire a guaranteed surrender value, for how long must the premium be paid as per law? अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हम अपनी पॉलिसी पर एक गारंटेड सरेंडर वैल्यू चाहते हैं तो ये कितने साल तक चली होनी चाहिए या कितने साल तक प्रीमियम जो है उस पॉलिसी पर दिया
गया होना चाहिए। तो हमने अभी बात की थी कि मिनिमम 3 इयर्स तक प्रीमियम जो है वो भरा होना चाहिए। तो ढूंढिए सही ऑप्शन है, बिल्कुल ये है बी ऑप्शन, दैट इज प्रीमियम मस्ट बी पेड फॉर एटलीस्ट 3 consecutive years. Now the next question is when a policy deemed to be lapsed. एक पॉलिसी को लैप्स्ड कब मान लिया जाता है? तो देखिए पॉलिसी कब लैप्स हो जाती है, अगर ड्यू डेट के बाद जो ग्रेस पीरियड आता है, तो पॉलिसी होल्डर अगर ग्रेस पीरियड के दौरान भी अपना प्रीमियम नहीं भरता है तो पॉलिसी हो जाती है लैप्स। और इसका जो सही आंसर है वो है सी, दैट इज if the premium has not been paid even during the days of grace. Now the next question is which of the below statement is correct with regard to grace period of an insurance policy. अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हम इंश्योरेंस पॉलिसी में ग्रेस पीरियड की बात करते हैं तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए ग्रेस पीरियड की ड्यूरेशन हमने बात की थी, ये होगा 30 डेज या फिर 1 मंथ। तो चूज कीजिए कौन सी ऑप्शन सही है इसमें। तो बिल्कुल सही ये है ऑप्शन सी, दैट इज स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ द ग्रेस पीरियड इज 1 मंथ और 30 डेज, यानी कि या तो ये 1 महीना होगा या फिर 30 डेज। यही ऑप्शन जो है वो सही वाली आपने टिक करनी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ द पॉलिसी होल्डर डजंट पे द प्रीमियम बाय द ड्यू डेट and dies during the grace period. अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर पॉलिसी होल्डर अपना प्रीमियम नहीं भरता है ड्यू डेट पर और ग्रेस पीरियड के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा। जैसे कि हमने इसे डिस्कस किया था कि अगर पॉलिसी होल्डर ड्यू डेट पर प्रीमियम नहीं भरता है और ग्रेस पीरियड के दौरान उसकी डेथ हो जाती है तो कंपनी उसका जो लास्ट अनपेड प्रीमियम है उसे काट लेगी, डिडक्ट कर लेगी और जो क्लेम है वो उसके बेनिफिशियरी को मिल जाएगा। तो ढूंढिए जल्दी से ऑप्शन कौन सी है इसकी। बिल्कुल सही ये है सी ऑप्शन, दैट इज द इंश्योरर विल पे द क्लेम आफ्टर डिडक्टिंग द अनपेड प्रीमियम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द रिवाइवल ऑफ लैप्स्ड पॉलिसी which of the below aspect is considered most significant by the insurance company, choose most appropriate option. अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब हम अपनी लैप्स पॉलिसी को रिवाइव करवाते हैं यानी कि उसे पुनर्जीवित करवाते हैं तो कौन सा ऐसा मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है या एविडेंस है जो कि इंश्योरेंस कंपनीज कंसीडर करती हैं। तो देखिए इंश्योरेंस कंपनी को चाहिए होता है एविडेंस ऑफ इंश्योरेबिलिटी। तो सही ऑप्शन जो है वो ए है, यानी कि एविडेंस ऑफ इंश्योरेबिलिटी इज रिक्वायर्ड एट द रिवाइवल। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन इंश्योरेंस पॉलिसी नॉमिनेशन इज अलाउड अंडर डैश ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंश्योरेंस एक्ट 1938 है, ये तो आपको पता है, पर इंश्योरेंस में जो नॉमिनेशन हम करते हैं, किसी को अपना नॉमिनी बनाते हैं, तो वो कौन से सेक्शन के अंडर आता है। तो देखिए आपको याद रखना है कि इंश्योरेंस एक्ट तो है 1938 और नॉमिनेशन जो है उसके अंडर वो सेक्शन 39 के अंडर आती है। तो आपको इसका आंसर सही याद रखना है, सेक्शन है 39। So option C is right option for this question. Now the next question is which of the below statement is incorrect with regard to policy against which a loan has been taken from the insurance company. अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी से अपनी पॉलिसी के बदले लोन लेता है तो जो नीचे दी गई स्टेटमेंट्स हैं उनमें से आपने गलत वाली, इनकरेक्ट वाली स्टेटमेंट बतानी है। सो फर्स्ट ऑप्शन जो है द पॉलिसी विल हैव टू बी असाइंड इन द फेवर ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, यानी कि पॉलिसी जो है वो इंश्योरेंस कंपनी के फेवर में असाइन हो जाएगी। ये तो बिल्कुल सही बात है। सेकेंड ऑप्शन है नॉमिनेशन ऑफ सच पॉलिसी विल गेट कैंसल्ड ड्यू टू असाइनमेंट ऑफ द पॉलिसी इन फेवर ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। अब इस ऑप्शन में कहा गया है कि जब जो पॉलिसी है
वो इंश्योरेंस कंपनी के फेवर में असाइन हो जाती है तो जो उसका नॉमिनेशन है वो कैंसिल हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन में कहा गया है कि नॉमिनी का जो राइट है वो अफेक्ट होगा टू द एक्सटेंट ऑफ इंश्योरर्स इंटरेस्ट इन द पॉलिसी, यानी कि जितना लोन लिया है लोन के अमाउंट पे के अकॉर्डिंग नॉमिनी का राइट जो है क्लेम पर अफेक्ट होगा। ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। और डी ऑप्शन है कि पॉलिसी लोन इज यूजुअली लिमिटेड टू परसेंटेज ऑफ पॉलिसी सरेंडर वैल्यू। ये भी बिल्कुल सही बात है, जितनी पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू बनती है उसी के हिसाब से उसको पॉलिसी पे लोन मिलता है। तो देखिए इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें कहा गया है कि नॉमिनेशन कैंसिल हो जाती है जब पॉलिसी इंश्योरर के फेवर में असाइन हो जाती है, क्योंकि नॉमिनेशन कैंसिल नहीं होती है, नॉमिनी सेम रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। नाउ अब आपके लिए लास्ट में है एक बोनस क्वेश्चन, तो मैं आपको इसको पढ़ के बता देती हूँ। विच ऑफ द बिलो ऑल्ट्रेशन विल बी परमिटेड बाय एन इंश्योरेंस कंपनी। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक इंश्योरेंस कंपनी कौन कौन सी ऑल्ट्रेशन जो है या चेंजेस जो है एक पॉलिसी में परमिट करती है, अलाउ करती है, आपको बताना है सही ऑप्शन क्या है। सो ऑप्शंस आर splitting up of policy into 2 or more policies, then extension of the premium paying term, then change of policy from with profit to without profit policy, and then increase in the sum assured। तो मुझे जल्दी से इसका सही आंसर आप कमेंट करके बताएं। बेस्ट ऑफ लक।